नमस्कार। आधारशिला विद्यापीठ ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का हमारा जो पाठ चल रहा है केंद्र सरकार, और उस केंद्र सरकार में हम संसद के कार्य एवं शक्तियां का अध्ययन कर चुके थे। आज हमें लोकसभा के कार्य व अधिकारों का अध्ययन करना है। लोकसभा के कार्यों का भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला कार्य विधायी कार्य। जब मैं संसद पढ़ा रहा था उसमें बताया था कि विधायी यानी विधि यानी कानून का निर्माण। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही होता है, कानूनों का निर्माण करना। संसद में लोकसभा भी शामिल है। लोकसभा भी कानूनों का निर्माण करती है। और मैंने जब संसद की चर्चा चल रही थी उसमें बताया था आपको कि लोकसभा, या फिर मैं संसद कहूं या फिर लोकसभा, संघ सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय तथा कुछ विशेष परिस्थिति में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तो लोकसभा कानूनों का निर्माण करती है। ये जो शक्ति विभाजन दिया गया है वो भारतीय संविधान की अनुच्छेद 246 में दिया गया है। संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची और अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विषय दिए गए हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार संसद या फिर लोकसभा को है। अब हम लोकसभा में जो धन विधेयक होते हैं वो तो सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। देखो, विधेयकों के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको विधेयक क्या होता है। विधेयक वह प्रपत्र या नमूना है जिस पर कानून का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, वह विधेयक या प्रपत्र कहलाता है। 4 प्रकार के होते हैं। पहला धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। तो साधारण और अवित्तीय विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में, साधारण और संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं पहले। तो इस प्रकार से लोकसभा कानूनों का निर्माण करती है, कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेती है। विधेयक 4 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताए हैं। विधेयक
वह प्रपत्र या एक दस्तावेज है जिसके ऊपर कानून का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। विधेयक कहलाता है। 4 प्रकार के होते हैं: साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। आपने देखा कि लोकसभा में साधारण और संविधान संशोधन विधेयक दोनों संसद के किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किए जा सकते हैं। और जो धन विधेयक होते हैं उनकी जो प्रक्रिया मैं आगे बताने वाला हूँ। दूसरा जो कार्य है वह है वित्तीय कार्य। जो भारतीय संविधान की जो व्यवस्था की गई है वो वित्त संबंधी कार्य इस लोकप्रिय सदन पर ज्यादा निर्भर करते हैं, लोकसभा पर ज्यादा निर्भर करते हैं। और इसमें बताया गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 109 है। अनुच्छेद 109 कहता है कि धन विधेयक इसमें धन विधेयक की प्रक्रिया दी गई है और इसके तहत धन विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इस प्रकार से मैं कहूं कि वित्त संबंधी मामलों में लोकसभा को ज्यादा शक्ति प्राप्त है। और आगे इसमें बताऊं आपको, धन विधेयक का जो मामला उसमें राज्यसभा थोड़ी सी कमजोर स्थिति है उनकी। धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद जब राज्यसभा में जाता है तो जाने की तारीख के 14 दिन तक, यानी जिस दिन मान लो आज शनिवार है 27/8/2020 को ये विधेयक लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा में गया, आज इसी दिन इसको राज्यसभा में भेज दिया गया। तो प्राप्ति की तारीख से 14 दिन के भीतर राज्यसभा को धन विधेयक को पारित करना होता है। हालांकि राज्यसभा इस संबंध में अपने सुझाव दे सकती है। ये सुझाव मानना या न मानना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। तो 14 दिन के भीतर उन्हें या तो ये विधेयक को पारित करना होता है या फिर लोकसभा इसे अपने आप पारित मान लेती है। यह वह लोकसभा के वित्त संबंधी कार्य। राज्यसभा विधेयक में संशोधन के लिए प्रस्ताव रख सकती है, लोकसभा को कह सकती है। संशोधन करना या न करना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। तीसरा है कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। कौन सी शासन व्यवस्था अपनाई गई है? संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। और संसदात्मक शासन व्यवस्था की एक विशेषता होती है, मैंने संसद की जब चर्चा की थी उस समय भी आपको बताया था कि
व्यवस्थापिका के सदस्यों में से ही कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। अर्थात हम जो एमपी या फिर लोकसभा और राज्यसभा में जो हमारे एमपी हैं, उन्हीं में से मंत्री परिषद का निर्माण होना है। मंत्री परिषद यानी प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद का निर्माण इन्हीं व्यवस्थापिका के सदस्यों में से होना है। व्यवस्थापिका का दूसरा नाम संसद है, जो आपको बताया जा चुका है। और ये मंत्री परिषद तब तक अपने पद पर रह सकती है जब तक इन्हें लोकसभा में विश्वास मत हासिल है। यानी यदि लोकसभा ने ये सोच लिया है कि मंत्री परिषद सही प्रकार से कार्य नहीं कर रही है, तो उनके खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आती है और उसका नाम है अविश्वास प्रस्ताव। और अविश्वास प्रस्ताव यदि लोकसभा से पारित हो जाता है तो पूरी मंत्री परिषद को एक साथ त्याग पत्र देना होता है। तो इस मामले में लोकसभा बहुत शक्तिशाली है। कार्यपालिका पर नियंत्रण लोकसभा का ही होता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्यपालिका या फिर मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है, तो उसका जवाब आपका होगा लोकसभा के प्रति। तीसरा कार्य हो गया कार्यपालिका पर नियंत्रण। चौथा कार्य है संविधान संशोधन संबंधी कार्य। जैसा कि आपने जब संसद पढ़ रहे थे, उसने आपने पढ़ा होगा कि भारतीय संविधान में यदि कोई संशोधन कर सकता है तो वो संशोधन केवल और केवल संसद कर सकती है। यानी संसद में ही संविधान संशोधन प्रस्तुत किया जा सकता है। यह लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में संविधान संशोधन संबंधी बिल लाया जा सकता है और दोनों को बराबर शक्ति है। यदि संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों से पारित हो जाता है, पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति के लिए हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के बाद ही संशोधन होता है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, जो कि संसद अपने साधारण बहुमत से और विशेष बहुमत से लगभग संविधान को परिवर्तित कर सकती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में आधे राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। फिर अगला कार्य है जो कि हम संसद में भी पढ़ रहे थे, निर्वाचन संबंधी कार्य। वहां पे हमने देखा था अनुच्छेद 54 और 66 के बारे में हमने देखा था। लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति, ध्यान रखना है, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं, उसमें भाग लेते हैं। और अनुच्छेद 66 ये कहता है
कि लोकसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं। तो ये निर्वाचन संबंधी कार्य में भी भाग लेते हैं। ये 5वां कार्य था। फिर 6वां कार्य इतना ही बताया गया है। फिर हम राज्यसभा के कार्य एवं अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। राज्यसभा के कार्य एवं अधिकार। पहला कार्य वही विधायी कार्य है, कानून निर्माण करती है, और वही सेम बात है। संघ सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषयों पर राज्यसभा को भी कानून बनाने का अधिकार है, यानी विधि निर्माण करने का अधिकार है। दूसरा, वित्त संबंधी कार्य। वित्त संबंधी कार्यों में राज्यसभा को हालांकि लोकसभा की तुलना में थोड़ी कम शक्ति प्राप्त है। अभी हमने देखा था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 109 कहता है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है और राज्यसभा को 14 दिन के भीतर उसकी अनुमति देनी होती है। हालांकि राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव रख सकती है। इसे मानना या न मानना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। ध्यान रखना है, वित्त संबंधी कार्यों में ज्यादा शक्तिशाली लोकसभा ही है। राज्यसभा, हालांकि राज्यसभा से ये पारित 14 दिन में करवाना होता है। यदि राज्यसभा पारित न भी करे तो भी पारित मान लिया जाता है। तो ये वित्त संबंधी मामलों में इसकी स्थिति है। तीसरी, संविधान संशोधन संबंधी कार्य। सेम हमने लोकसभा में पढ़े थे, वो के वही है। लोकसभा संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्ति प्राप्त है। यही एकमात्र साधारण विधेयक और संविधान संशोधन दो मात्र विधेयक हैं जिन पर दोनों सदनों को बराबर अधिकार प्राप्त है। और यदि दोनों में से एक सदन में भी इसमें असहमति है तो संविधान संशोधन विधेयक वहीं गिर जाता है। तो वहीं पे ये समाप्त हो जाता है। वित्त संबंधी कार्य हमने देखे हैं। फिर हम कार्यपालिका संबंधी शक्ति, जब हम लोकसभा पढ़ रहे थे वहां पे हमने पढ़ा कि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है और इस संसदात्मक शासन व्यवस्था के तहत व्यवस्थापिका के सदस्यों में से ही कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। और ये कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका यानी लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। और कार्यपालिका तब तक काम करती है जब लोकसभा में उसको विश्वास मत हासिल हो। ये हमने जब लोकसभा पढ़ी उस समय पढ़ रहे थे। यहाँ पे कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में राज्यसभा की शक्ति थोड़ी सी कम है, लेकिन ठीक ठाक पोजीशन में है। कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं
वो राज्यसभा के सदस्यों में से भी हो सकते हैं। हालांकि विश्वास मत केवल लोकसभा में ही चाहिए, फिर भी ये कार्यपालिका के सदस्यों को प्रश्न पूछ सकती है। पूरक प्रश्न पूछ सकती है, उनकी आलोचना कर सकती है। यानी कार्यपालिका पर नियंत्रण प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, उनकी आलोचना करके आदि भी प्रकार से कर सकती है। आगे हम राज्यसभा की विविध शक्तियां देखेंगे। पहली, ये लोकसभा ये लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होती है। ठीक है। दूसरी विविध शक्ति है, यह है लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होती है। तीसरी, कार्यपालिका के सदस्य राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी के भी हो सकते हैं। चौथी, जब भारत में राष्ट्रीय आपात जैसी स्थिति हो, उस समय दोनों सदनों को यदि 1 माह से ज्यादा आपातकाल को 1 माह से ज्यादा बढ़ाना होता है, तो उस समय दोनों सदनों के विशेष बहुमत से ही उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। विशेष बहुमत का मतलब होता है दोनों सदनों का बहुमत अलग अलग, दोनों सदनों का अलग अलग बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से यदि कोई प्रस्ताव पारित हो, तभी आपातकाल को बढ़ाया जा सकता है। तथा इसके साथ साथ अगला जो कार्य है वह है राज्यसभा लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, हाईकोर्ट के न्यायाधीश आदि को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा सकती है। मैंने जब राष्ट्र संसद पढ़ रहे थे उसमें बताया था, राष्ट्रपति को हटाने का आधार होता है केवल और केवल संविधान का उल्लंघन, तथा इनको हटाने का जो आधार है वह है सिद्ध कदाचार व अक्षमता के आधार पर इन्हें हटाया जा सकता है। तथा अन्य जो पदाधिकारी हैं उनको भी ये दोनों मिलकर हटा सकती है। आगे जो कार्य है, एक विशेष कार्य है राज्यसभा, ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। उपराष्ट्रपति को
हटाने की पहल करती है। ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और फिर भी उपराष्ट्रपति को यदि हटाना हो तो उसे हटाने की जो पहल है वह राज्यसभा प्रारंभ करती है और इसे लोकसभा की सहमति आवश्यक होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण काम है राज्यसभा का कि 1 माह के भीतर उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल करती है और उसमें सिर्फ लोकसभा की सहमति आवश्यक होती है। इस प्रकार से हमने राज्यसभा की विविध शक्तियां देखी। अब हम राज्यसभा को कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। विशेष शक्तियां या विशेष अधिकार राज्यसभा के, पहले मैं बात करूं, अनुच्छेद 249 कहता है कि राज्यसभा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर किसी भी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है और इस पर कानून निर्माण का अधिकार संसद को दे सकती है। ध्यान रखना है, यह अधिकतम 1 वर्ष के लिए होता है। तो अनुच्छेद 249 कहता है राज्यसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करती है और उस प्रस्ताव पर के आधार पर राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है और उस पर कानून निर्माण का अधिकार संसद को दे सकती है। दूसरी जो विशेष पावर राज्यसभा को दी गई है उसमें है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 कहता है कि राज्यसभा अपने कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित हुए मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर नहीं अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है, यानी नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकती है।
तथा वर्तमान में जारी अखिल भारतीय सेवा को हटा भी सकती है। अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी होती है? जैसे आपने सुना होगा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तो इस प्रकार से राज्यसभा को विशेष शक्तियां भी प्रदान की गई है। इन दो मामलों में लोकसभा इन पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। आगे हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।